आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 12 है फेडरल बोर्ड में और चैप्टर 13 है पंजाब बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन देखें, व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द ड्रिफ्ट स्पीड फॉर इलेक्ट्रॉन बाय टाइमिंग देयर ट्रेवल अलोंग द कंडक्टर। मतलब ये कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है ड्रिफ्ट स्पीड को कैलकुलेट करना उसके टाइमिंग देयर ट्रेवल अलोंग द कंडक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंडक्टर को हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मुझे इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है तो सिंपल S इज़ इक्वल टू वी टी से हम क्यों नहीं मालूम कर सकते, ये क्वेश्चन है। मीन्स यहाँ से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, कि जितना टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है और टाइम अगर हमें पता है तो हम उन दोनों को डिवाइड करके स्पीड क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें समझना होगा कि जब एक कंडक्टर के अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। अगर हम पहले बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर मूव कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसका जो करंट है वो ज़ीरो है, तमाम डायरेक्शंस में वो मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने के साथ उनकी जो इरेगुलर मूवमेंट है वो तो जारी ही रहती है, लेकिन वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो ड्रिफ्ट करते हैं तो उसके दरमियान में लेटेस्ट एटम्स आते हैं। इनके रास्ते में, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जो लेटेस्ट एटम्स आएंगे वो उसके साथ टकराएंगे और टकराने के बाद स्लो डाउन हो जाएंगे। स्लो डाउन होने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर उनके ऊपर फोर्स लगेगी, फिर से एक्सेलरेट करेंगे और आगे फिर कोई ना कोई इसके लेटेस्ट एटम आ जाएगा और उस लेटेस्ट एटम के साथ टकराएंगे। तो उसकी वजह से, इसके बार बार टकराने की वजह से उसकी एक नेट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते उसकी जो स्पीड है, ड्यू टू एक्सलरेशन एंड डी एक्सलरेशन। तीसरी वजह इसकी ये हम बता सकते हैं कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वाले टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करेगा, तो जब ये इसकी तरफ ट्रैवल करेगा, इससे करने से पहले जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इस वाले एंड पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले पहुंच जाएंगे। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये चार्जेस का रिस्पॉन्स है। ये वाला जो चार्ज है जो इस वाले एंड पे है, इसको कदरे वक्त लगेगा यहाँ तक पहुँचते हुए। और अगर हम जस्ट अल्टरनेटिंग की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट की, तो एक्चुअली में ये वाला चार्ज दूसरे एंड तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि वो ओसिलेट करता रहता है। तो चार्ज यहाँ पे ओसिलेट करता रहता है तो इस वजह से वो दूसरे एंड तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ये 3 रीजंस हैं जिस बेस के ऊपर आप बता सकते हैं कि हम इसके इस रिलेशन से S इज इक्वल टू वी टी से आप नहीं मालूम कर सकते। तो फिर हम मालूम करते कैसे हैं? तो इसकी स्पीड कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये होता है कि जो टर्मिनल स्पीड है वो करंट पे डिपेंड करती है। जितना करंट ज़्यादा होता है उतनी टर्मिनल स्पीड भी, इसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो ज़्यादा होती है। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स एरिया एंड चार्ज ऑन अ पार्टिकल। तो ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट स्पीड का। टर्मिनल की बजाय हम इसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, ये ड्रिफ्ट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल to measure the drift speed of electrons by timing their travel along the conductor because of the following reasons। पहली रीज़न देखें, the electron along the conductor don't move in
straight path. It collides with the latest atoms in its path continuously. That's why the electrons get accelerated and deaccelerated. Accelerated हो जाते हैं पहले उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो एक्सेलरेशन इनके अंदर आता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया है उस कंडक्टर के लॉन्ग, तो इसकी वजह से वो एक्सेलरेट होते हैं। लेकिन डी एक्सेलरेट हो जाते हैं उनके कोलिजन की वजह से, ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेटेस्ट एटम्स। उन लेटेस्ट एटम्स के साथ कोलिजन की वजह से वो डी एक्सेलरेट हो जाते हैं रिस्पेक्टिवली। दूसरी रीज़न क्या है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। पंजाब बोर्ड के अंदर जो बुक है उसमें 10⁻³ है, तो इसको करेक्ट कर लेना चाहिए, वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड है। द करंट, थर्ड जो स्टेटमेंट है इसकी जो रीज़न हो सकती है, द करंट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट है वो असल में रिस्पॉन्स है, द अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड रादर देन फिजिकल क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के थ्रू फिजिकली इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं होता, अलबत्ता उसका रिस्पॉन्स होता है। एक इलेक्ट्रॉन के बाद साथ दूसरा टकराता है, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब ये एक रिस्पॉन्स चलता है, जैसे वाटर फ्लो करता है इस फ्लो की तरह ये चलते हैं। तो फिर हम कैसे मालूम करते हैं? जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो हम इस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। ऊपर आई है, आई मीन्स करंट है, और एन जो है स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और क्यू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं और उसके बाद हमने बता दिया कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप R is equal to V divided by I tells us the resistance of a conductor directly proportional to the potential difference applied to it. What do you think of this proportion? Means equation से ये पता लग रहा है कि जो resistance है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इस वाले रिलेशन से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, और कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो आप इसके बारे में, इस प्रोपोर्शन के बारे में क्या कहते हैं इस रिलेशन से? देखते हैं कि ये जो रिलेशन है ये आया कहाँ से है। तो ये जो रिलेशन है ये आता है V इज इक्वल टू आई आर, असल में रिलेशन है। या फिर अगर मैं इसको लिखूं तो जो करंट होता है किसी एक कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। एक कंडक्टर, उसके अक्रॉस में बैटरी कनेक्ट कर दूं, उसके बैटरी के वोल्टेज V हैं। अगर वोल्टेज बढ़ा दिए जाएंगे तो इसमें से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ जाएगा। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो ये जो करंट है ये बढ़ जाएगा अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो ये ओहम्स लॉ है। और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कंडक्टेंस होती है, और कंडक्टेंस का रिवर्स जो होगा, इन्वर्स अगर हम लेंगे तो वो रेजिस्टेंस होगी। तो फिर हम अगर वोल्टेज को मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूं तो ये इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू आई आर। आर रेजिस्टेंस है। अगर मैं वोल्टेज के साथ ही लिखूं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो वो कंडक्टेंस होगी प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके। तो ये जो R है अगर मैं इसको सेपरेट लिखूं तो R बराबर होगा रेजिस्टेंस, अपोजिशन है वो V डिवाइड बाई I है। इस इक्वेशन में जब R आया है इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस इक्वेशन पे डिपेंड नहीं करता। उसकी जो डिपेंडेंस है वो फिज़िकल कंडीशन पे होती है। उसके अलावा फिज़िकल कंडीशन के अलावा मटेरियल पे होती है कि वो मटेरियल कैसा है, किससे बना हुआ है, आयरन है या कॉपर है या सिल्वर है, किससे मिलके बना हुआ, और उसकी ज्योमेट्री। ये 3 वैल्यूज़ होती हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
वोल्टेज बढ़ाने से जो फ़र्क पड़ता है वो करंट पे फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से इस रिलेशन के अंदर R इज इक्वल टू वी ओवर आई लिखा है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ सिर्फ इन पैरामीटर्स से ही होगी। अलबत्ता अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो उस सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं या पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये उलट बात है। जैसे इसमें पूछा गया है, इसमें ये बात पूछी गई है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो क्या रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता रेजिस्टेंस बढ़ाने से उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? द रिलेशन R is equal to V over I seemingly tells us that the resistance of a conductor is directly proportional to the potential applied to it. But there a resistance is proportionality constant, it does not affect the potential difference. अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। It does not affect the potential difference of the source which are applied to it. If we are calculating the potential drops, अगर हम potential drop calculate कर रहे हैं across the resistor, then the potential drop will be greater of the larger resistance in a series circuit. एक series circuit के अंदर अगर दो तीन resistance हैं और उसके अंदर जिसकी resistance ज़्यादा होगी उसके across potential drop ज़्यादा होंगे। तो हम ये बात कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैवी ड्यूटी बैटरी ऑफ अ ट्रक मेंटेन्स अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर फॉर 24 आवर्स। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम। मीन्स आपने चार्ज बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। डेल्टा क्यू आपने कैलकुलेट करके बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। कब? जब करंट कितना हो 3 एम्पेयर और टाइम कितना है 24 आवर्स। 24 आवर्स को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स बन जाएंगे और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड्स बन जाएंगे। तो ये टाइम है 24 आवर्स का। तो इतने टाइम के लिए आपने डेल्टा क्यू मालूम करना है। जो करंट की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है डेल्टा क्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा टी। इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी करंट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो करंट और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा क्यू। सेम वही डेरिवेशन है। द इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of the electric charge through the certain area. I is equal to delta q by delta t and delta q I मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी है। तमाम वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारी यूनिट्स जो हैं वो कूलम में हैं और ये डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई। डेल्टा क्यू इतना चार्ज जो है वो पास करेगा एक पूरे दिन के अंदर 24 आवर्स में। अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास किए हैं तो n मालूम करना है। तो डेल्टा क्यू तो पता चल गया है, तो जो डेल्टा क्यू होगा वो बराबर होगा एन ई के। ई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से एन हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो डेल्टा क्यू है उसको ई से डिवाइड करने से। तो ये एक एक्स्ट्रा बात है।
Question number 4. While analyzing a circuit, the internal resistance of the EMF source are ignored. Why? तो पहले तो ये देखें कि इंटरनल रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस एक बैटरी की रेजिस्टेंस है या सोर्स की रेजिस्टेंस होती है। सोर्स की कैसे रेजिस्टेंस होती है? सोर्स एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम गेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब इलेक्ट्रोलाइट में से मूव करते हैं तो ये जो पूरा सेल होता है ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जो कि स्मॉल आर है। इसी वजह से हम लिखते हैं कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होती है, तो वो बराबर होती है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो जो टोटल वोल्टेज हैं, टोटल ईएमएफ हैं, वो ईएमएफ हमेशा बड़े होते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर है ये ऑफन इग्नोर कर दी जाती है और उसकी वजह ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो वेरी स्मॉल होती है, अप्रोचेस टू ज़ीरो होती है। प्रैक्टिकली अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में ये होल्ड करता है, ईएमएफ बड़ी होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से सिर्फ इस फैक्टर की वजह से। अगर ये फैक्टर ज़ीरो हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं सर्किट्स को तो ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने पहला स्टेप ये बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्या है, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र करना है और फिर उसके बाद आपने बताना है दूसरे नंबर पे ये कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, इस वजह से फिर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। आंसर देखते हैं। The internal resistance offered to ions passing through the electrolyte। जो आयंस होते हैं जब वो पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स स्मॉलर देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होते हैं, ईएमएफ में से माइनस कर देंगे उसके पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द स्मॉल resistance, but the magnitude of the internal resistance is very small. That's why the practically we often ignore this resistance. Question number 5. Under what conditions the terminal potential difference of the battery exceeds its EMF? अभी हमने देखा कि जो EMF होता है वो हमेशा बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे केस हो सकते हैं जिसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बड़ा हो जाए ईएमएफ से। कोई ऐसा पॉसिबल है? ऐसा सिंगल बैटरी के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर एक बैटरी कनेक्टेड है और कुछ रेजिस्टेंस है, तो इस केस के अंदर इसकी जो ईएमएफ है वो हमेशा बड़ी होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। अलबत्ता एक केस ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हैं वो एक्सीड कर जाएं उसके ईएमएफ से, और वो केस कैसा हो सकता है? उस केस के अंदर एक सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा सोर्स लगा दिए जाएं। फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके अंदर हम दो सोर्स लगा देते हैं। इसकी कोई EMF E1 है और इस वाले की EMF E2 है और ये कोई रेजिस्टेंस R है। अब इस सर्किट के अंदर अगर देखें तो EMF का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहता है, जबकि E2 का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है और ये इस तरफ करंट को फ्लो करना चाहेगा। अब इसमें से नेट करंट किस तरफ पास करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये डिपेंड करता है कि किसकी ईएमएफ ज़्यादा है, E1 ग्रेटर है या E2 ग्रेटर है।
तो लेट कर लेते हैं कि जो E1 है वो ग्रेटर है E2 से। तो अगर E1 ग्रेटर हो जाए E2 से तो जो करंट होगा वो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करेगा तो जो E2 EMF है, ये E2 बैटरी है, उसके अक्रॉस जो अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करना चाहें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस असल में तो बराबर होते हैं EMF माइनस आई एंड स्मॉल आर, रेजिस्टेंस इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन इस केस के अंदर जब मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड वाली बैटरी के कनेक्ट करूँगा तो EMF माइनस इंटू माइनस आई आर। ये जो माइनस है ये क्यों आया है? इस केस में जो करंट है वो लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। किरचॉफ सेकेंड रूल के अंदर हम देखते हैं कि जब करंट नेगेटिव टर्मिनल से लीव करता है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो EMF प्लस आई आर। और ये जो EMF है ये सेकंड वाले की है, हम सेकंड वाले की EMF की बात कर रहे हैं और सेकंड वाले के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी EMF से बढ़ गया है। सिर्फ इस केस के अंदर जब एक सर्किट के अंदर दो बैटरीज हों और दोनों बैटरीज जो हैं वो अपोजिट एक दूसरे को अपोज कर रही हों, तो उस केस के अंदर एक के जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाएंगे। अलबत्ता ये जो E1 है इसके EMF अभी भी ग्रेटर हैं इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। सिर्फ फ़र्क किस पे पड़ा है? 2 वाले पे। आंसर देखते हैं। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी is always less than EMF. The battery, unless we use more than one source, एक सोर्स से ज़्यादा हम जब यूज़ करेंगे तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ़ वी कनेक्ट टू सोर्स ऑफ द different EMF E1 and E2, say E1 is greater than E2 opposite to each other, opposite to each other अगर हम कनेक्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल है, opposite to each other in an electrical circuit, then the terminal potential difference of E2 will be greater than its EMF. इसके जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो बढ़ जाएंगे। बढ़ इसलिए जाएंगे कि ये नंबर अब ऐड हो जाएगा, पहले माइनस होता था अब ये ऐड हो जाएगा, इस वजह से इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस? EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है? EMF जो है वो वर्क डन है बाय द बैटरी, ये बैटरी के लिए है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में हो सकता है। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ता है, तो वो जो दो पॉइंट्स के दरमियान में वर्क डन करेंगे पर यूनिट चार्ज, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और रीज़न ये बता सकते हैं कि जो EMF होता है ये बैटरी का काज है, ये काज होता है, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है EMF का वो, इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और क्या डिफरेंस हम बता सकते हैं, हम मालूम कैसे करेंगे? अगर एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है, अगर मैं इस सर्किट के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं पैरेलल में, तो ये जो वोल्ट मीटर होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस रेजिस्टर। लेकिन अगर मेरे पास इस सर्किट को, इसमें से इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो इस केस के अंदर ये जो वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है ये EMF मेजर करेगा इस वाले
बैटरी की। तो ये 3 बातें हम लिख सकते हैं। कौन कौन सी 3 बातें? कि पहली बात ये कि आपने इन दोनों का डिफरेंस बताया है कि ये तो एक तो बैटरी के ईएमएफ हैं और एक जो है वो किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान में हो सकता है। फिर हमने ये बताया कि ईएमएफ जो है वो काज़ है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और फिर ये तीसरे नंबर पे हमने ये बात बताई है कि हम इसको मालूम कैसे करेंगे सर्किट के अंदर। अगर तो सर्किट के अंदर वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस मालूम कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएंगे, या वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे इस बैटरी के, दोनों इक्वल आएंगे। लेकिन अगर मैं ये रजिस्टर को, इस वाले रजिस्टर को हटा दूं यहाँ से, तो फिर इस केस के अंदर ये जो वोल्ट मीटर है वो ईएमएफ को मेजर करेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स ईएमएफ, the work done by the battery to move a unit positive charge from negative terminal to the positive terminal is called the EMF of that battery. It is potential difference across the terminals of the battery when no current is passing through the circuit. No current passing through the circuit कौन से वाला केस है? जिस केस के अंदर मैंने कहा था कि इस वाली रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होगी तो सर्किट में करंट पास नहीं करेगा। तो उस केस में जो वोल्ट मीटर होगा वो ईएमएफ को मेजर करेगा। एंड दूसरा वाला बात है कि इट इज़ काज ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का काज है, ईएमएफ काज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंदर बैटरी की बात नहीं है, वहाँ पे ईएमएफ में बैटरी की बात है। बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर व्हेन करंट पासिस थ्रू द रेजिस्टर। जब रेजिस्टर में से करंट पास कर रहा होता है तब वोल्ट मीटर हम जब कनेक्ट करते हैं तो वो उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर मेजर कर रहा होता है V इज इक्वल टू आई आर की मदद से। क्वेश्चन नंबर 7, लूप इज बेस्ड ऑन अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल एंड द जंक्शन ऑन द कंजर्वेशन junction rule on conservation of charge principle. Explain how these are based on these principles. मीन्स आपने ये बताना है कि जो रूल है लूप रूल, वो बेस करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और जो कि जंक्शन रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करता है। इसको एक्सप्लेन करना है कि ये बात कैसे ट्रू है। रूल जो है लूप रूल वो किरचॉफ सेकंड रूल है, और जो जंक्शन रूल है वो फर्स्ट रूल है। अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्या मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? मतलब ये कि जितनी एनर्जी शुरू में है उतनी बाद में रहेगी, या चेंज इन एनर्जी जो है उसका अगर मैं सम करूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए? ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। मीन्स लॉस इन एनर्जी प्लस गेन जो है एनर्जी का, उन दोनों को अगर ऐड कर लूँ, सम कर लूँ, तो वो ज़ीरो आना चाहिए। द सम ऑफ एनर्जीज शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इसके मुताबिक तो इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। देखें, लूप रूल, consider a closed circuit in which delta q charge is passing through a circuit। एक सर्किट कंसिडर करें जिसमें से डेल्टा क्यू चार्ज पास कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जी चेंजेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। उसमें जो तमाम एनर्जी का जो चेंज है वो किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। अभी हमने बात की। अब एक सर्किट कंसिडर करते हैं, कोई भी एक जनरल सर्किट आप कंसिडर कर लें। एक बैटरी है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस लगा लें, R1 कह दें, इसको R2 कह दें, और इसकी कोई EMF E1 है।
और सर्किट के अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में पास करेगा, ये करंट। अब जब करंट पास कर रहा है इसका मतलब है कि चार्ज पास कर रहा है। तो जब चार्ज पास करता है इस पॉइंट से तो ये एनर्जी गेन करेगा। फर्ज करें कोई डेल्टा क्यू चार्ज है, तो जो डेल्टा क्यू चार्ज है वो कितनी एनर्जी गेन करेगा। अगर हमने चार्ज की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो फर्स्ट चैप्टर से हमने ये देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वर्क बनता है, यानी कि एनर्जी बनती है। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू मूव कर रहा है, उसको उसके पोटेंशियल डिफरेंस मींस यहाँ पे ईएमएफ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसकी एनर्जी बनेगी जो कि गेन हुई है और पॉजिटिव लिखी है। पॉजिटिव का मतलब गेन हुई है क्योंकि चार्ज नेगेटिव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गया है। तो जब कोई चार्ज लो से हाई की तरफ जाएगा तो एनर्जी गेन होगी। रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी लॉस होती है और वो हीट की फॉर्म में जा सकती है या किसी और फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो एनर्जी डिसिपेट होती है यहाँ पे। तो डेल्टा क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके वोल्टेज से, और यहाँ पे कोई वोल्टेज कोई V2 है R2 के अक्रॉस, फिर माइनस R1 के अक्रॉस डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाय V1 एंड इन सब का जो सम है 0 है। तीन ही इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होंगे या चेंज होंगे। तो डेल्टा क्यू सब में कॉमन है, वो कॉमन आ जाएगा और दूसरी तरफ 0 है वो ख़त्म हो जाएगा। तो EMF माइनस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये असल में सम ऑफ ऑल वोल्टेज हैं इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों है, माइनस इस वजह से है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ये पॉजिटिव इस वजह से है कि यहाँ पे वोल्टेज गेन हो रहे हैं। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो हमने कहाँ से इसको प्रूफ किया है, हमने इसको एनर्जी कंजर्वेशन से, द लॉस प्लस गेन शुड बी इक्वल टू 0। सेम यही वाली बात ये हमने उस सर्किट के लिए इक्वेशन लिखी, डेल्टा क्यू कॉमन आ गया, E माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 द सम ऑफ ऑल वोल्टेज। और ये जो सम ऑफ ऑल वोल्टेज है ये किरचॉफ लूप रूल है इन अ क्लोज लूप। सम ऑफ ऑल वोल्टेज क्लोज लूप के अंदर 0 होते हैं। जंक्शन रूल को अब हमने प्रूफ करना है, उसके लिए उसने क्या कहा कैसे प्रूफ करना है। जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या कि अगर किसी पॉइंट से कोई चार्ज मूव करता है तो जितना चार्ज अप्रोच करता है और जितना चार्ज लीव करता है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मतलब इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज इक्वल होना चाहिए, उसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई चेंजिंग, चार्ज में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब इस बात को प्रूफ करना है तो उसके लिए फिर से हम कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सम ऑफ ऑल चार्ज अप्रोचिंग एंड लीविंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो अप्रोच कर रहे हैं उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो लीव कर रहे हैं उनको नेगेटिव। फ़र्ज़ करें एक जंक्शन है एक जगह पे, वहाँ पे कोई करंट यहाँ पे डेल्टा Q1 आ रहा है, डेल्टा Q2 आ रहा है और इसी तरह लीव कर रहे हैं, कोई डेल्टा Q3 लीव कर रहा है और डेल्टा Q4 लीव कर रहा है। तो ये करंट जो है, चार्जेस जो हैं वो लीव कर रहे हैं, कुछ अप्रोच कर रहे हैं और कुछ लीव कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव लिखे हैं वो अप्रोच कर रहे हैं और जो नेगेटिव हैं वो लीव कर रहे हैं इस सिंगल पॉइंट P के ऊपर। इस इक्वेशन इन तमाम का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है।
अब अगर इस इक्वेशन को मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो डेल्टा टी सबके साथ सेपरेट लिखा गया। जो पहले वाली टर्म होगी डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज है और ये फर्स्ट करंट I1 कहलाएगा। इसी तरह I2, फिर I3 और I4, सॉरी यहाँ पे माइनस है I3 के साथ। तो इन सब का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है। ये जो नेगेटिव हैं ये लीविंग करंट्स हैं और जो पॉजिटिव हैं वो अप्रोचिंग है। तो यही किरचॉफ जंक्शन रूल है। हमने इसको प्रूव कहाँ से किया है, हमने इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से प्रूव किया है। तो ये दोनों बातें वो पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज अकम्पेन्ड बाय द राइज इन रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। उसकी वजह ये है कि जब एक कंडक्टर के जब आप एक कंडक्टर के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, अभी हमने पहले बात की कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेटेस्ट एटम्स के साथ टकराते हैं, अपनी एनर्जी डिसिपेट करते हैं। अगर वो लेटेस्ट एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करने लग जाएं तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो कोलिजन प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो कोलिजन प्रोबेबिलिटी बढ़ने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इस वजह से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक कंडक्टर का, उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है कोलिजन प्रोबेबिलिटी की वजह से। जब कोलिजन होगा तो वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी जब ट्रांसफ़र करेगा तो वो जो अपनी एनर्जी जो है वो लॉस कर देगा। उसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन बढ़ जाएगी। और वो अब पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे दूसरे एंड तक, तो अब कोई 7 पहुंचेंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। If we increase the temperature of a conductor, the average kinetic energy of latest atoms will increase. तो अगर उनकी लेटेस्ट एटम्स की हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो ताल्लुक होता है वो टेम्परेचर के साथ होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ KT होती है। ये गैसेस का ये रिलेशन है, इसको हम किसी हद तक अप्लाई कर सकते हैं कंडक्टर्स में। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। If we increase the temperature of a conductor, the average kinetic energy of latest atoms will increase, which increases the Coulomb cross section of the electrons and atoms. Due to increase in Coulomb rate, the resistance will rise of the conductor, hence the resistance will rise of the with temperature. Question number 9. Does the direction of EMF provided by the battery depend on the direction of the current flow through the battery? कि जो EMF की जो डायरेक्शन है क्या वो करंट पे डिपेंड करती है कि करंट किस डायरेक्शन में पास करेगा, या उसका जो साइन है वो करंट पे डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें पहले एक सर्किट कंसिडर करते हैं। इस सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। इसकी कोई EMF E है, रेजिस्टेंस R है। इसमें करंट किस डायरेक्शन में पास करेगा? करंट डिपेंड करता है EMF के ऊपर कि हमने जो बैटरी की पोलैरिटीज़ लगाई हैं वो कैसी हैं। हमने जो बैटरी की पोलैरिटी लगाई है उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है, करंट डेफिनेटली इस डायरेक्शन में पास करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम दो इसके अंदर अप्लाई कर दें बैटरीज, एक सर्किट के अंदर दो बैटरीज हैं, इस केस में क्या होगा? कोई एक रेजिस्टेंस लगा दी।
इस केस के अंदर ये EMF E1 है, ये EMF E2 है। फ़र्ज़ करें कि वही वाली बात कि EMF E1 इज़ ग्रेटर दैन E2, तो इस केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, E1 क्यों फॉलो करेगा। लेकिन इसके जो EMF लिखे जाएंगे KVL में इसके EMF नेगेटिव लिखे जाएंगे। असल में तो करंट की डायरेक्शन जो है वो EMF पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जो EMF की डायरेक्शन या EMF का जो साइन है वो डिपेंड किस पे कर गया है, करंट पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, KVL में। तो ये दो पॉइंट्स इसके अंदर लिखेंगे। एक पॉइंट तो ये वाला है कि जिसके अंदर सिंपल एक सर्किट है और करंट जो है वो EMF पे डिपेंड करता है, बजाय कि EMF की जो डायरेक्शन है वो करंट पे डिपेंड करे। और दूसरी बात हम ये लिखेंगे कि अगर एक सर्किट में दो बैटरीज हैं, दो सोर्सेज हैं, तो उस केस के अंदर जस्ट KVL में उसकी जो EMF है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर जाती है। EMF मतलब उसके जो वोल्टेज ड्रॉप हैं, जब हम सम ऑफ ऑल वोल्टेज लिखेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो नेगेटिव होंगे, जहाँ पे गेन हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे। तो इस केस के अंदर इस केस के अंदर जो E2 के हैं वो नेगेटिव लिखे जाएंगे और E1 के जो हैं वो पॉजिटिव लिखे जाएंगे। तो डज द डायरेक्शन ऑफ द EMF प्रोवाइडेड बाय द बैटरी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। तो सिर्फ और सिर्फ एक केस में जस्ट KVL में, और नहीं, सिंपल केस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनरली मीन्स सिंपल केस जिसके अंदर एक बैटरी है, जनरली डायरेक्शन ऑफ EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। EMF करंट पे डिपेंड नहीं करती, but in KVL the direction of EMF depends on the direction of the current flowing through the battery. If the current traversed from negative to positive, अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो जा रहा है of the battery, then the change in potential difference is taken as positive. In Kirchhoff's second law equation, while change in potential difference is taken as negative if the current traversed from positive to the negative terminal. इस कहने का मतलब ये है कि जो EMF है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर गया है जस्ट KVL में। फॉर द गिवन सर्किट किरचॉफ सेकंड लॉ इक्वेशन इज रिटन एज, किरचॉफ सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है वो इस सर्किट के लिए आप लिख लें, ये E1 E2 और I के लिए, जो E1 E2 है और IR है, इसके लिए जो रूल होगा वो किसके बराबर होगा, E1 जो वोल्टेज, इसके जो पोटेंशियल ड्रॉप हैं वो पॉजिटिव लिखे जाएंगे, E1 माइनस E2 माइनस IR इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन होगी जो इसके लिए लिखी जाएगी। रेजिस्टर के क्रॉस तो नेगेटिव ही होंगे और इसके भी नेगेटिव लिखे गए हैं सेकंड वाले के, उसकी वजह जो है वो करंट की डायरेक्शन है कि इसके नेगेटिव से लीव कर रहा है करंट, E1 के पॉजिटिव से लीव कर रहा है। अगर करंट पॉजिटिव से लीव करेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव से लीव करेगा तो नेगेटिव लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, the potential difference is applied across the ends of the copper wire. What is the effect on the drift velocity of the free electrons by increasing the potential difference? अगर हम potential difference को increase कर देते हैं तो drift velocity के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने देखा कि जो drift velocity का relation होता है वो बराबर होता है I डिवाइड बाई N A एंड Q। इस केस में देखें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। अगर करंट को इंक्रीज़ किया जाए, अगर करंट इंक्रीज़ हो जाए तो फिर ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन करंट कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, करंट इंक्रीज़ होने के लिए आपको पता है ओहम्स लॉ की मदद से कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए जाए तो
करंट इंक्रीज हो जाता है। तो पहले वाले केस में उसने कहा है कि अगर हम इंक्रीज कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए जाएँ तो करंट भी बढ़ जाएगा, और अगर करंट बढ़ गया तो इसके नतीजे में जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये तीन इसी सीक्वेंस के अंदर आप इसको लिख देंगे। As we increase the potential difference, electric current will increase and hence the drift velocity will also increase. V is equal to IR से पता चलता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। इस वजह से इस रिलेशन से ये पता चलता है कि ये करंट बढ़ने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाती है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम डिक्रीज कर दें लेंथ को एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर, तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेंथ को डिक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस होती है वो बराबर होती है रो एल ओवर ए। अगर मैं लेंथ डिक्रीज कर दूं, लेंथ डिक्रीज करने के नतीजे में जो रेजिस्टेंस होती है वो भी डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर को भी अगर डिक्रीज किया जाए तो तब भी, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो तब भी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो दोनों केसेस के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो करंट बढ़ जाता है, कीपिंग द पोटेंशियल कांस्टेंट। वही रिलेशन R इज इक्वल टू V ओवर I। इस केस के अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूं तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करने से करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये इक्वेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो हमने ये बात की थी कि रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। रेजिस्टेंस के ऊपर फ़र्क नहीं आता अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊं या करंट को बढ़ाऊं किसी भी तरीके से, तो रेजिस्टेंस के ऊपर फ़र्क नहीं आता। अलबत्ता रेजिस्टेंस को जब हम किसी और वे से चेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर से अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा तो पोटेंशियल अगर हम कांस्टेंट रखें, एक चीज़ को कांस्टेंट होना है, तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो ये करंट चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस कम करने से करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यही रिलेशन इसने पूछा है। तो बी वाले केस में हम बताएंगे, इफ़ वी डिक्रीज द लेंथ एंड टेम्परेचर, दोनों केसेस के अंदर लेंथ डिक्रीज करने की वजह से और टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल डिक्रीज, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। इफ़ द रेजिस्टेंस डिक्रीज करंट विल इंक्रीज कीपिंग द पोटेंशियल कांस्टेंट। ये ज़रूरी है कि कीपिंग द पोटेंशियल कांस्टेंट, के पोटेंशियल को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। एज करंट इंक्रीजेज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज। Question number 11. Is the filament resistance lower or higher in 50 watt and 220 volt and 100 watt and 220 volt? इसके अंदर ये देखें कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वोल्टेज दोनों में सेम दिए गए हैं। आपने इसके अंदर ये बताना है कि रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, और पावर गिवन है। तो पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस के अक्रॉस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होगा। ये ड्राइव हुआ है यहीं से, P इज इक्वल टू वी आई, और यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू पुट कर दी है ओम्स लॉ से। तो P इज इक्वल टू वी वैसे का वैसे ही, I की जगह पे V डिवाइड बाई आर, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो इस केस के अंदर अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, देखें दोनों केसेस के अंदर वोल्टेज सेम है, तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि जो पावर है और जो रेजिस्टेंस है इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो पावर किस में ज़्यादा है, 500 वाट के अंदर पावर ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर ये वोल्टेज बराबर ना गिवन हो तो आप दोनों की अलग-अलग पावर कैलकुलेट कर लें, तब भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। ये रेजिस्टेंस इस तरफ चले जाएगी तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो पावर की वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो वहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी दोनों केसेस के अंदर। तो
सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। At constant voltages, the electrical power is inversely proportional to resistance. Hence, 500 watt bulb will has less resistance than the 100 watt bulb lighted at 220 voltage. तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे चूँकि वोल्टेज एक जैसे हैं दोनों के, तो आप बता सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इसकी वजह से जो 500 वाट का बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। Question number 12. Explain why the terminal potential difference of the battery decreases when the current drawn from it is increased. अगर करंट को इंक्रीज किया जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज हो जाता है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है V टर्मिनल इज इक्वल टू EMF माइनस IR। पूछा ये है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज होता है जब करंट जो है इसमें इंक्रीज हो जाए। तो ये वाला फैक्टर जब इंक्रीज होगा तो से पहले यहाँ पे कोई 3 है, ये -10 है, तो आंसर 7 आ रहा है। लेकिन जब करंट इंक्रीज करेंगे तो ये फैक्टर बढ़ जाएगा, तो ये फैक्टर बढ़ने के बाद EMF तो उतनी ही रहेगी, ये 4 हो गया तो आंसर 6 आ जाएगा। और ये 6 आंसर किसका है? ये इस तरफ पड़े टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया है। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। इस इक्वेशन से बताएंगे, एक ही पॉइंट है, इक्वेशन लिखना ज़रूरी है। द EMF ऑफ द बैटरी, द इक्वेशन इज रिटन एज EMF इज इक्वल टू IR प्लस V टर्मिनल एंड V टर्मिनल इज इक्वल टू EMF माइनस IR. Equation reveals that as we increase the current drawn from the circuit, it will decrease the terminal potential difference of the battery. Question number 13. What is Wheatstone bridge? Wheatstone bridge बताएं। How can it be used to determine the unknown resistance? तो unknown resistance को कैसे मालूम किया जा सकता है? जो Wheatstone bridge है कुछ ऐसा ब्रिज है जिसके ऊपर चारों पे रेजिस्टेंस लगी होती हैं। एक रेजिस्टेंस इसमें से कोई एक आप मान लें कि वो आपने मालूम करनी है, अननोन है, बाकी 3 नाउन है, और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें। ये 2 टर्मिनल्स बैटरी के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो जो ये 2 टर्मिनल हैं इसके साथ आप गैल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे। इस रेजिस्टेंस को आप कह दें कि ये R1 है, इसको आप R2 कह दें, इसको R3 कह दें, इसको R4 कह दें, कोई नाम दे दें। तो इसमें से फ़र्ज़ करें कि ये जो R4 है ये हमारे पास अननोन है, ये आपने मालूम करनी है। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसकी डेरिवेशन जो है वो की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम इसे ऐसे देखेंगे कि जब करंट इस सर्किट में फ़्लो करेगा, बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ आएगा, तो इस पॉइंट पे पहुंच के करंट इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। इस डायरेक्शन में करंट I1 कह दें और इस डायरेक्शन में भी आएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे करंट, और इसको हम I2 कह दें। दोनों तरफ करंट मूव करेगा, लेकिन बैलेंस केस के अंदर हम ये देखते हैं कि गैल्वानोमीटर में से करंट पास नहीं करना चाहिए। गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है 0 हो जाए। जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब ये है कि जितने पोटेंशियल ड्रॉप R1 के क्रॉस हुए हैं उतने ही पोटेंशियल ड्रॉप R2 के क्रॉस हुए हैं। इस वजह से इसके जो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे, इसको A कह दें, इसको B कह दें, A और B के ऊपर सेम पोटेंशियल आ गए हैं। तो सेम पोटेंशियल होने की वजह से गैल्वानोमीटर में से करंट पास नहीं करेगा, इसमें से 0 आएगा। तो ये वाली बात लिखेंगे, एक ये बात कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है R1 के क्रॉस मींस IR1, ये बराबर हो जाएगा I2 R2। जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होगी तब ये इक्वेशन जो है वो वैलिड होगी। दूसरी बात ये कि फिर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे R3 के क्रॉस और R4 के क्रॉस, ये भी इक्वल ड्रॉप होंगे।
मीन्स दूसरी इक्वेशन ये लिखेंगे ये वाली लाइन लिखने के बाद कि I1 R3 पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू I2 R4। इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को तो I1 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 डिवाइड बाई R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R4। इसमें से चूंकि R4 अननोन थी तो ये एक तरफ करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो रेशो है ये सेम रेशो है जैसे कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है R1 और R2 या R3 की पोजीशंस चेंज कर दें। पोजीशन कैसे चेंज हो जाए कि ये पोजीशंस चेंज कर दें, तो R1 डिवाइड बाई R2 एंड R3 डिवाइड बाई R4। तो ये भी रेशो सेम ही है, सिर्फ पोजीशंस चेंज हैं। अब इसको सर्किट में से कैसे याद रखेंगे, सर्किट में देखें कि सर्किट में ये R1 है और ये R3 है, तो यहाँ पे R1 और R3 है। इसी तरह यहाँ पे नीचे R2 और R4 हैं, तो यहाँ पे R2 और R4 हैं। लेकिन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जैसे हमने नीचे इक्वेशन बनाई R1 R2, ये R1 और ये R2, R1 एंड R2 एंड R3 एंड R4, इनको डिवाइड करके आप इक्वेशन बना सकते हैं। ये याद रखने का तरीका है। और ये ड्राइव इस दो इक्वेशन से होती हैं, और ये दो इक्वेशंस क्या हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल रहते हैं जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो। इसके अलावा कोई और आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।